नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, हम पंचतंत्र की कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। मत्स्य मंडूक कथा। किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थी। उनमें से किसी एक बुद्धि का नाम मेंढक की मित्रता से हो गई। वे तीनों शाम को तालाब के किनारे बैठकर कुछ समय काव्य आदि का आनंद लेने के बाद पुनः चले जाते। एक दिन शाम को उनकी गोष्ठी में कहीं से मछलियों को मारकर सिर पर रखते हुए केवट उस तालाब के किनारे आया। उस तालाब को देखकर उन लोगों ने आपस में ये विचार किया कि इस तरह से काफी मछलियां और पानी भी कम है, तो कल सुबह यहाँ आ जाएगा। निश्चित करके वे चले गए। विचार गोष्ठी की। उस गोष्ठी में मेंढक ने कहा, अरे शतबुद्धि केवटों के वार्तालाप को सुना। कहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ रहना ठीक है या अन्यत्र कहीं जाना ठीक है? जैसा करना उचित हो आदेश दें। उस प्रकार सुनकर सहस्त्रबुद्धि हंसकर कहा, अरे मित्र, डरो मत। उनके कथन मात्र से ही नहीं डरना चाहिए। सपर्णम च फलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिंधयति तेनेन्द्र वर्तते जगत। सर्पों के दुष्ट के तथा बुरे हृदय के मनोरंजन संसार में पूरे नहीं होते। इस प्रकार यह संसार विद्यमान है। उनकी सफलता या विफलता के कारण यह संसार चल रहा है। दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है कि वे सदैव स्वार्थ ही देखते हैं। स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरे को विनिष्ट करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करते। दुष्टों की सर्पों के साथ गणना उनके एक स्वभाव जैसे कारण की गई है, क्योंकि दोनों ही स्वभाव दुष्ट और स्वार्थी होते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका आगमन नहीं होगा। यदि तुम हुआ भी तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा भी कर लूंगा, क्योंकि मैं जल में चलने के लिए कई कलाएं जानता हूँ। उनकी सुनकर शतबुद्धि ने कहा, अरे आप ठीक कहना, सचमुच आप सहस्त्र बुद्धि ही है। बुद्धिर्मता लोके न अगम्यं किंचन बुद्धया यतो हता नंदाश्चाणक्येन सिपाणय। अर्थात कहा गया है कि इस विश्व में बुद्धिमानों में की बुद्धि में कोई स्थान अगम्य नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी बुद्धि से ही खड्गधारी नंदवंश का विनाश किया था। चाणक्य का इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी कुटिल नीतियों के कारण इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। अपने बुद्धि चातुर्य से चंद्रगुप्त के सहयोग से इसने नंदों का विनाश किया। इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र प्रसिद्ध होता है। चाणक्य नाम का उल्लेख पंचतंत्र को चाणक्य से परवृत्ति सिद्ध होती है। न यत्रास्ति गतिवार्यो च विश्वस्तत्रापि प्रवृत्त्यासु बुद्धिर्मता सदा। जिस स्थान पर वायु सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता, वहां बुद्धिमानों की बुद्धि तत्काल पहुंच जाती है। कहा गया है कि जहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि में उत्कृष्टता प्रतिपादित होती है। कहा गया है कि अतमलाहों में वार्तालाप मात्र सुनने से ही पूर्व पुरुषों का परंपरागत जन्म स्थान छोड़ना ठीक नहीं है।
न तत् सर्वे अपि सौख्यां स्वाहि दिवे स्पर्शेन शोभने कुस्थाने अपि भुवेत् कुसां जन्मनु यत्र संभव। अर्थात रमणीय स्वर्ग में देवांगानों में के स्पर्श से ही वह सुख नहीं प्राप्त होता जो मनुष्य को अपनी जन्मभूमि में अनायास ही मिलता है, चाहे वह असुविधाजनक ही क्यों न हो। तुमको अपनी मातृभूमि का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा। शतबुद्धि के वचन को सुनकर मेंढक ने कहा, सज्जनों, मैं एक बुद्धि वाला हूँ, यहाँ से भाग जाना उचित समझता हूँ। मैंने तो ये निश्चय कर लिया है, आज रात मैं अपनी स्त्री के साथ किसी अन्य जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर मेंढक उसी रात अपनी स्त्री के साथ दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सुबह उन मल्लाहों ने आकर छोटे बड़े मध्य जाति की मछलियां, कछुओं, मेंढक, केकड़ों आदि सभी जलचरों को पकड़ लिया। शतबुद्धि और शास्त्र बुद्धि ने भी अपनी स्त्रियों के साथ इधर उधर भागते हुए जल संचरण और शास्त्र बुद्धि ने भी संबंधी विभिन्न कलाओं की जानकारी के कारण कुटिल गमन अपने को बहुत देर तक बचाने की कोशिश की, किंतु अंततः वे भी जाल में फंसकर मार डाले गए। जब तीसरे पहर पहुंचे तो केवट अपने घर की ओर लौटने लगे। भारी होने के कारण एक ने शतबुद्धि को अपने सिर पर रख लिया। लंबा होने से शास्त्र बुद्धि को कंधे से लटकाकर घसीटता हुआ ले चला। तब वापी ने किनारे पर बैठा हुआ मेंढक उन दोनों लोगों की दुर्गति को देखकर अपनी स्त्री से बोला, प्रिय देखो, हे बद्रे, यह शतबुद्धि सिर पर रखा हुआ है और शास्त्र बुद्धि लटकता हुआ जा रहा है। एक बुद्धि वाला मैं जो निर्मल जल में खेल रहा हूँ। एक इसलिए बुद्धि अच्छी, वह अच्छी विद्या नहीं। यह आपने जो कहा उस विषय में मेरा विचार यह है कि अकेली बुद्धि भी कार्य का साधन नहीं है। यह सुनकर सुबुद्धि ने कहा, यद्यपि ऐसा ही है, तथापि मित्र का कहना नहीं टालना चाहिए। किंतु क्या किया जाए, मेरे द्वारा रोके जाने पर भी तुम अति लोभ और विद्या के घमंड में नहीं माने। अथवा ठीक कहा गया है, साधु मातुल गीते ने मया प्रोक्ते तो अपि न स्थिते अपूर्वो अयम मणिबद्ध संप्राप्तम गीत लक्षणम। हे मामा, गाना ने गाओ, आपका गाना जरा भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार की चार चार कहने पर भी तुम नहीं रुके, गाने लगे, तुम्हारे गले में यह कितनी सुंदर और अद्भुत मणि को बांध दिया गया। वस्तुतः तुम कथा की ओर संकेत किया, अर्थात मातुल शब्द बोधन है यहाँ पे गीदड़ और गधे के लिए किया गया है। साधु शब्द में निंदा का सूचक है और अनुष्टुप शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे वाले श्लोक में कहा गया है, धान्य व्यजमुपेत चिंतयसि कामो न मिल्य चक्षुषणम् पश्चानं शरातुरं जन्मीमं तत्रापि नो रक्षसि मिथ्या कारुणिनो असि निर्गण तरसत्व कुतो अन्य पुमान से शर्य मार बधु बिबिरत्य विहितो बोध्य जिन पातु वै धन्यजन उपेत्यम का चिंतयसि क्षणं चक्षु उन्मील्य अनंग शरातुरम इम जन पक्ष तात्र अपि न रक्षसि मिथ्या कारुणिक असि निर्गंतर अन्य पुमान कुत मा वधु भी सेव्यम इति अभिहित बोध्य जिन्न पातु। कहा गया है, ध्यान का बहाना बनाकर आप किसी सुंदरी का ध्यान कर रहे हो,
थोड़ी देर में आंखों को खोलोगे तो काम बाड़ों से व्यतीत जब जन हमारी ओर देखो तो आश्चर्य है। आप रक्षक होकर भी रक्षा नहीं कर सकते। आप झूठ मूठ में दयालु बने हो। आपसे बढ़कर निर्दयी कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार ईर्ष्यालु होकर काम की पतली गति के समान सुंदरी अप्सराओं और आक्षिप्त जितेंद्रिय भगवान जिन आप लोगों की रक्षा करें, अर्थात श्लोक के प्रथम चरण में ब्याज द्वारा समाधि के मुख्य उद्देश्य में रूप विषय को छिपाकर उपमान स्त्री रूपक विषय की स्थापना के कारण अपूर्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिंतन करना अनेक क्रियाओं का कर्ता होने से कारक दीपक अलंकार लक्षण अतः कारकमेकं स्यादेन कासु क्रियां चेत। रक्षा करने वाले होने पर भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वाक्य में परस्पर विरोध कथन करने से विरोध अलंकार लक्षण आभासवत विरोधाभास इष्यते। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के कहानियों का अध्ययन करेंगे।